हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 परीक्षा की डेट आ चुकी है। 23 अगस्त से आपकी परीक्षा स्टार्ट है और री एग्ज़ाम सीरीज में पहला उत्तर प्रदेश यूपी जीके स्पेशल का पहला करा चुका हूं और दूसरा उत्तर प्रदेश जीके लेकर आया हूं, दूसरा पार्ट उसका। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से उत्तर प्रदेश के जीके से संबंधित 10 से 12 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए। जो पिछली बार आपका पेपर हुआ अभी फरवरी में, उसमें हर शिफ्ट में 10 से 12 प्रश्न पूछे गए, इसलिए ये आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी क्लास पर चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में हमें ज़रूर बता दिया करें कि आपको यह वीडियो सेशन कैसा लगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश में जो भी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उनको बताना है कि वह कितनी, उनकी संख्या कितनी है। तो ए ऑप्शन है 2 महिलाएं, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करें महिला मुख्यमंत्री की, तो अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। पहला कौन है? पहला है कि सुचेता कृपलानी, जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सुचेता कृपलानी जी वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और दूसरा की अगर बात करें दूसरे महिला मुख्यमंत्री की, तो सुश्री मायावती जी। सुश्री मायावती जी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य की वर्तमान 18वीं लोकसभा चुनाव 2022 में महिलाएं निर्वाचित हुई। यहाँ 18वीं विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुआ, जिसके मुख्यमंत्री वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसमें कितनी महिलाएं निर्वाचित होकर आई हुई हैं? तो ए ऑप्शन है 40 महिलाएं, बी ऑप्शन है 48 महिलाएं, सी ऑप्शन है 56 महिलाएं, डी ऑप्शन है 49 महिलाएं। तो कुल महिलाओं की संख्या की अगर बात करें जो इस समय विधानसभा में भागीदारी कर रही हैं, निर्वाचित होकर आई हैं, तो इस समय 48 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भागीदारी कर रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको मुझे बताना है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी जो है वह लखनऊ में स्थित है, ये सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में स्थित है, ये भी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान यह वाराणसी में ना होकर के, ठीक है, यह वाराणसी में ना होकर के लखनऊ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य ललित कला अकादमी जो है यह लखनऊ में स्थित है, यह भी सही हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर जो हो जाएगा वह उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान जो है वाराणसी में स्थित ना होकर के लखनऊ में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष को बताना है। तो ए ऑप्शन है आत्माराम गोविंद खेर, बी ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास, सी ऑप्शन है मदन मोहन वर्मा और डी ऑप्शन है नफीकुल हसन। तो इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन जो हैं वह उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न हमारा है कि उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। यहाँ देखिए, विधानसभा नहीं पूछ रहा है, यहाँ विधान परिषद कोई पूछ रहा है कि सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ए ऑप्शन है 403, बी ऑप्शन है 180, सी ऑप्शन है 108 और डी ऑप्शन है 100। तो उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद की सदस्यों की जो संख्या थी वह 108 थी और वर्तमान में कितनी है उत्तर प्रदेश की? तो ये 100 है। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है वह 100 है, ठीक। और 403 क्या है? अगर 403 की बात करें तो ये विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है, विधान सभा के सदस्य की संख्या है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। छठवां प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी?
ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1987, सी ऑप्शन है 1947 और डी ऑप्शन है 1976। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की अगर बात करें तो उसकी स्थापना 1976 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है, इसको बताना है। ए ऑप्शन है प्रयागराज, बी ऑप्शन है वाराणसी, सी ऑप्शन है कानपुर, डी ऑप्शन है लखनऊ। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है वो प्रयागराज में स्थित है और प्रयागराज में जो है इसी मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय में ही तारामंडल स्थित है। ठीक है, आप लोग अगर यहाँ पे जाए प्रयागराज तो तारामंडल एक बार ज़रूर देखें। अजीब सा अनुभव होता है वहाँ पे जाके, जैसे लगता है हम बादलों में एकदम, बादलों के एकदम तारों के करीब आ चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। तो इसको स्थिति बताना है कि कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है कानपुर, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, डी ऑप्शन है गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 9वां प्रश्न हमारा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, इसको पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है मुरादाबाद, बी ऑप्शन है सुल्तानपुर, सी ऑप्शन है सीतापुर, डी ऑप्शन है बाराबंकी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा। मुरादाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है गोरखपुर, बी ऑप्शन है सैफई इटावा में, सी ऑप्शन है लखनऊ में, डी ऑप्शन है अयोध्या में। तो मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो सैफई इटावा में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है वाराणसी और डी ऑप्शन है आगरा में। तो उत्तर प्रदेश के अगर प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क की बात करें तो यह लखनऊ में स्थापित किया गया है। बी आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि वुमेन पावर लाइन 1090 योजना की शुरुआत कब की गई। तो इसकी डेट पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है 15/11/2012 को, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 2012 को, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 2014 को और डी ऑप्शन है 15 अगस्त 2014 को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। 15 नवंबर 2012 को वुमेन पावर लाइन 1090 की योजना की शुरुआत की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 13वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी। इसका ए ऑप्शन है 1987, बी ऑप्शन है 1954, सी ऑप्शन है 1972, डी ऑप्शन है 1957 में। तो उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग के स्थापना की अगर डेट देखें तो वह 1957 में स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 14वां प्रश्न है प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस घराने से है। ए ऑप्शन है लखनऊ घराने से, बी ऑप्शन है वाराणसी घराने से, सी ऑप्शन है आगरा घराने से, डी ऑप्शन है इटावा घराने से। तो प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो वाराणसी घराने से संबंध रखते हैं। बी ऑप्शन इनका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें लखनऊ घराने की तो लखनऊ में अगर बात करें लखनऊ घराने की तो इससे तबला वादक जो थे वह मुन्ने खां खलीफा, ठीक है, मुन्ने खां, ये सब प्रसिद्ध जो थे उनको मैं बता रहा हूँ। सिर्फ मुन्ने खां हो गए, वाजिद हुसैन हो गए, ये सब जो थे ये लखनऊ घराने से थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न हमारा है
कि निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। यहाँ पे जोड़े मिलाना है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन की तरफ जो गायन वादन से संबंधित लोग हैं उनका नाम दिया गया है और वो किस विधा से संबंधित हैं उसको दिया गया है। इसका जोड़ा मिलाना है, उचित मिलान करना है। तो गिरजा देवी जो थी वो ठुमरी गायिका थी, ये सही हो जाएगा। ठीक है। बेगम अख्तर जो थे वो शास्त्रीय गायिका थी, ये सही हो जाएगा। राजन साजन मिश्र जो थे वो ख्याल गायक हैं, ये भी सही हो जाएगा। और हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं वो बांसुरी वादक हैं, ये भी सही हो जाएगा। ये सभी जोड़ा आपस में सुमेलित पहले से हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि कजरी व बिरहा प्रमुख लोकगीत हैं, तो यह कहाँ के लोकगीत हैं उसे बताना है। ए ऑप्शन है पूर्वांचल क्षेत्र का, बी है ब्रज क्षेत्र का, सी है बुंदेलखंड का, डी है अवध क्षेत्र का। अगर कजरी और बिरहा की बात करें तो यह पूर्वांचल क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। और कजरी जो है वो सावन के महीने में गाई जाती है और बिरहा जो है प्रमुख रूप से यह मिर्ज़ापुर, कजरी और बिरहा मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में अक्सर गाया जाता है। और अगर ब्रज क्षेत्र की बात करें, ब्रज क्षेत्र के लोकगीत में जैसे झूला हो गया, ठीक है, झूला, होरी और रसिया, ये सब जो है ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। और बम रसिया भी कहते हैं, बम रसिया गाते हैं लोग, ठीक है। और अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो गाया जाता है वो सामान्यतः आल्हा गाया जाता है, ठीक है। आल्हा जो है वह बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। और कव्वाली भी बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है, कव्वाली जो है वह भी बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। और अगर अवध क्षेत्र की बात करें, अवध क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पे बधाई गीत, ठीक है, बधाई गीत, सावनी गाया जाता है, सावनी गाया जाता है। और जैसे फाग हो गया, ठीक, फाग हो गया, पचरा हो गया, ये सब जो है ये अवध क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। अगर उत्तर प्रदेश के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वह जो है कथक हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और कथक कब कैसे किया जाता है? ये मंदिर के पुजारियों द्वारा जब कथा बाजते समय वो अपना हाव भाव दर्शाते हैं तो वही शास्त्रीय नृत्य का रूप ले लेता है, एक कथक का रूप, ठीक है। मुस्लिम शासकों ने इस नृत्य को राज दरबार में आश्रय दिया था। वाजिद अली शाह के ही दरबार में इसका विकास हुआ था। और इस नृत्य का जो उन्नायक माना जाता है वह ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। उन्नायक जो है वह ठाकुर प्रसाद, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है कभी कभी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे अपने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। अब फिर इसको सुमेल करना है। तो यह नृत्य दिया है इधर, ठीक है, और ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, इसकी स्थिति को बताना है। तो घोड़ा नृत्य जो है वो बुंदेलखंड का नृत्य है, ठीक। चरकुला नृत्य जो है वो ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। और नटवरी नृत्य जो है वो पूर्वांचल क्षेत्र का नृत्य है। और बहरूपिया नृत्य जो है वह अवध क्षेत्र में किया जाता है, ठीक। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि घोड़ा नृत्य एक होता है, एक घड़ा नृत्य होता है। घड़ा नृत्य जो है वह ब्रज क्षेत्र का होता है और घोड़ा नृत्य जो है वह बुंदेलखंड का नृत्य होता है, ठीक है। नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक। अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध शाकंभरी देवी मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो ए ऑप्शन है आगरा में, बी ऑप्शन है वृंदावन में, सी ऑप्शन है वाराणसी में, डी ऑप्शन है सहारनपुर में। तो शाकंभरी देवी मेला जो है वह शाकंभरी देवी मंदिर पे लगता है। तो शाकंभरी देवी जो मंदिर है वह सहारनपुर में स्थित है, वहीं पे शाकंभरी देवी मेला का आयोजन होता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम मेला कहाँ लगते हैं? तो ये ऑप्शन है मथुरा व पीलीभीत में, बी ऑप्शन है मथुरा व बलिया में, सी ऑप्शन है वाराणसी व पीलीभीत में, डी ऑप्शन है अमरोहा व बाराबंकी में। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मथुरा में सबसे ज़्यादा जो मेले लगते हैं वो मथुरा में लगते हैं और पीलीभीत में एकदम
मेले बहुत ही कम लगते हैं, इसलिए सबसे कम मेले पीलीभीत में ही लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अपने 20 नंबर हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध नौचंडी मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है। अब नौचंडी मेले को बताना है या इसका आयोजन कहाँ किया जाता है। तो ये ऑप्शन है सीतापुर, बी ऑप्शन है मेरठ, सी ऑप्शन है मथुरा, डी ऑप्शन है पीलीभीत। तो नौचंदी मेला जो है वो मेरठ में लगता है, इसका आयोजन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न मेलों का सही मिलान कीजिए। इसका सही मिलान करना है। तो ये जो है ये मेला है और ये इसकी स्थिति है कि कहाँ ये लगता है। तो कालिंजर मेला जो है वह बांदा में लगता है, ठीक है, इसका बांदा में कालिंजर मेला लगता है। और देवी पाटन जो है वो बलरामपुर में पड़ता है, तो बलरामपुर में देवी पाटन मेला लगेगा, ठीक, तो सही कर लीजिएगा। और देवा शरीफ मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है देवा शरीफ का, जो बाराबंकी में, लखनऊ के समीप बाराबंकी में लगता है। और सोरो मेला जो है वह कासगंज का प्रसिद्ध मेला है, ठीक है। इसका सी और डी, ए और ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सही मेल हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में प्रदेश में कितने प्रमुख लोक नाट्य प्रचलित हैं। तो ए ऑप्शन है रामलीला, बी ऑप्शन है रासलीला, सी ऑप्शन है नौटंकी, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो रामलीला, रासलीला और नौटंकी ये सभी वर्तमान में अपने उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोक नाट्य विधा है, इसलिए इसका उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 22-23 नंबर प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक 16 कुल महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा कि 16 कुल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो इस आंसर को बताने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो 16 कुल महोत्सव के आयोजन अगर बात करें तो ए ऑप्शन है लखनऊ में, बी ऑप्शन है आगरा में, सी ऑप्शन है अयोध्या में, डी ऑप्शन है कासगंज में। तो 16 कुल महोत्सव जो है आगरा में मनाया जाता है, इसका महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित प्रमुख महोत्सव का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे महोत्सव दिया गया है, ठीक है, महोत्सव को किस नाम से जाना जाता है यहाँ पे, और कहाँ आयोजन किया जाता है, आयोजन स्थल इसका दिया गया है, ठीक, आयोजन स्थल। तो इसको देखते हैं हम। कंपिल महोत्सव कहाँ आयोजन किया जाता है। तो कंपिल महोत्सव का आयोजन फर्रुखाबाद में किया जाता है, ठीक है, ये हो गया ए का, डी, ठीक, ये का डी सही हो गया। और सरधना महोत्सव जो होता है वह मेरठ में आयोजन किया जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन, बी का बी से मेल हो गया। और लठमार होली उत्सव जो है वह बरसाना में मनाया जाता है, सी हो गया। और सरयू महोत्सव और दीपोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो अयोध्या जो जिला है वह सरयू नदी के किनारे स्थित है, तो यही अयोध्या धाम के निकट जो राम मंदिर है वहीं के निकट राम की पैड़ी पर सरयू महोत्सव और दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है, इसका ए सही हो गया। तो डी, बी, सी, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सही मेल हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु एवं फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया तो किस सन में किया गया, इसी को बताना है। तो ए ऑप्शन है 2001 में, बी ऑप्शन है 1992 में, सी ऑप्शन है 2000 में, डी ऑप्शन है 1995 में। तो उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु एवं फिल्म विकास परिषद के गठन की बात करें तो बी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2001 में इस परिषद का गठन किया गया था। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न है कि राज्य में कुल दूरदर्शन केंद्रों की संख्या है। तो दूरदर्शन केंद्रों की अगर संख्या देखें तो ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 3। तो इस समय राज्य में दूरदर्शन केंद्र कुल 3 स्थापित हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य में कुल आकाशवाणी केंद्रों की संख्या है। ए ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन है 39, सी ऑप्शन है 13, डी ऑप्शन है 17। तो राज्य में अगर आकाशवाणी केंद्रों की बात करें तो कुल 13 आकाशवाणी केंद्र स्थापित हैं, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में
हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? अगर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारोक्ति की बात करें तो ए ऑप्शन है अक्टूबर 1947 में, बी ऑप्शन है 1954 में, सी ऑप्शन है जनवरी 1950 में, डी ऑप्शन है 1989 में अक्टूबर में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन अक्टूबर 1947 में उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है? तो ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1947 में, सी ऑप्शन है 1989 में और डी ऑप्शन है 1957 में। तो अगर उर्दू को द्वितीय राजभाषा के दर्जा देने की बात करें तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लास्ट प्रश्न हमारा है कि प्रदेश के कार्यालय में राजभाषा हिंदी को, ठीक है, राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कब किया गया? तो ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1968 को, सी ऑप्शन है 28 नवंबर 1950 को और डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1968 को। तो अगर प्रदेश के कार्यालय में राजभाषा हिंदी को अनिवार्यता की बात करें तो 26 जनवरी 1968 को राजभाषा हिंदी को सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न था। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। दोस्तों अभी आपने अगर वीडियो को लाइक और शेयर न किया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस क्वेश्चन का जो सेट मैंने बनाया हुआ था प्रैक्टिस सेट, ये कैसा लगा। इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।